आज पत्रकारों की स्थिति यह है कि थाने में अगर दरोगा ने आपको चाय पिला दी और पटवारी ने, तहसीलदार ने आपको थोड़ा सा भी जो है वो प्रमोट कर दिया या अपने बगल में बैठा लिया तो आप अफलातून होने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप पत्रकारिता किसके पक्ष की बात करेंगे, पक्ष की ना भी बात करें, जो सापेक्ष बात करेंगे उससे आप इतर हो जाते हैं और आप पक्ष चुनना शुरू कर देते हैं। जी जोड़ना चाहूँगा जी। अब यह है कि पत्रकारिता में ये होता है, सिर्फ लेख और लिखने से मतलब नहीं है। जो अखबार में संपादकीय के लोग होते हैं, संपादक के लोग होते हैं, हर खबर के साथ स्टैंड लेना पड़ता है। पहले ऐसा होता था, हर खबर के साथ स्टैंड लेता था। आज स्टैंड लेने की स्थिति नहीं है, बदल है। ये फर्क पड़ा है। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। बम बंदूक ही नहीं, आज़ादी के लड़ाकों ने उठाई कलम भी। निश्चित तौर पर सिर्फ धरना प्रदर्शन और बम बंदूक की ही बात नहीं हुई है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत निर्णायक काम साहित्यकार और पत्रकारों ने किया है। आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं शहर के जाने माने साहित्यकार कस्तूरीलाल तागरा जी। हम स्वागत करना चाहेंगे अनसुनी आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। बातचीत की शुरुआत हम सीधे करते हैं कि जो आज़ादी का मूवमेंट है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 का, और आज़ादी जब मिलती है हमको 1947, तकरीबन 90 साल का ये जो पूरा कालखंड है, इस कालखंड में आप पत्रकारिता को, साहित्य को किस दृष्टि से देखते हैं? कितना योगदान आज़ादी में साहित्यकार और पत्रकारों का रहा है? एक हिंदी अखबार सबसे पहला जी, उद्दंड मार्तंड हाँ, 1826 में निकला शायद जी। उस अखबार ने कलकत्ता से निकाला गया, और कलकत्ता भी इसलिए हुआ कि कलकत्ता में ये प्रेस पहले आई जी, एक टेक्नोलॉजी पहले आई। छापाखाने का विस्तार भी बंगाल में पहले वहीं से शुरू हुआ। जुगल किशोर शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस अखबार को निकाला। वो साप्ताहिक अखबार था। उस अखबार ने बंगाल में ही नहीं, अनेक स्थानों पर, यानी समझिए कि उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में वो अखबार आता था और वो छिप करके भी बांटा जाता था। वहाँ पर तो खुलेआम चलता था और उन पर कई बार पाबंदियां भी लगी जी, लेकिन वो छिप करके बांटा जाता था, तो निश्चित रूप से वो लोगों को प्रभावित करता था। और जिन लोगों की विचारधारा देश को आज़ाद कराने की थी, जो आज़ादी के लड़ाके थे, उनके लिए वो एक टॉनिक का काम करता था। आपने उद्दंड मार्तंड की बात की है, और 1857 का जो दौर शुरू होता है, तब तक कई सारे अखबार अलग अलग राज्यों से शुरू हो चुके थे। मराठी अखबार आ चुके थे, बांग्ला में अखबार आ चुके थे, और पंजाबी गुरमुखी में भी अखबार प्रकाशित होने शुरू हो गए थे। छोटे छोटे लघु पत्रिकाएं भी जो है वो शुरू हो गई थी। तो इन सबका जो साझा एक योगदान कह सकते हैं, वो कितना असर कर पाया 1857 के मूवमेंट में? राजा राममोहन राय जी समाज सुधारक थे। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन भी चलाए। देश को आज़ाद कराने में एक अपने तरह का योगदान करते थे। जी। और उन्होंने भी अखबार निकाला। अंग्रेजों की कुदृष्टि भी उस पर पड़ी, लेकिन क्योंकि वो तालमेल बिठा लेते थे और उनकी दृष्टि सीधी थी कि मुझे इन कुरीतियों को समाप्त करना है। तो एक तरह से कहिए कि आज़ादी का जो प्रारंभ, आज़ादी की लड़ाई का जो प्रारंभ है, वो सीधा ना होकर के समाज सुधारकों से आया, और समाज सुधारकों ने इनको शुरुआत की। और राम मोहन राय जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा, और वो भी लेखन के रूप में बहुत बड़ा रहा। आप कहते हैं कि उद्दंड मार्तंड जब अखबार आता था, हिंदी बेल्ट का पहला अखबार माना जाता है। हालांकि विवाद अपनी जगह भी है, कुछ लोग और चीज़ों को भी कहते हैं, उसमें बहुत फर्क भी नहीं पड़ता इससे। उस समय के, उस समकालीन दौर में जितने भी अखबार पत्रिकाएं निकलती थीं, उनका स्वरूप किस तरीके का होता था, ढांचा किस तरीके का होता था, भाषा शैली किस तरीके की होती थी, और वो आम जनमानस की चीज़ों को किस तरीके से कवर करता था? थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं। देखिए, उस समय अखबार बहुत सारे लोग मिशन के रूप में निकाला करते थे। आज बिल्कुल वो व्यवसाय का रूप हो गया है, और अखबारों की क्या स्थिति है, मतलब हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता उस दौर में मिशन के रूप में काम करती थी, लेकिन आज जो है पत्रकारिता वो व्यवसाय में तब्दील हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। मैं शिव प्रसाद गुप्त जी का नाम लेना चाहूँगा जी। 1920 में उन्होंने बाबूराव पराड़कर जी को लेकर के वो अखबार शुरू किया, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो तो पैसे वाले आदमी थे जी।
और खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन सेनानी थे। उन्होंने इस अखबार को शुरू किया और आप जानते हैं और सब जगह मालूम है कि आज अखबार ने कितना बड़ा योगदान समाज को, मतलब आंदोलन को बढ़ाने में, आज़ादी का, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में योगदान दिया। वो योगदान उल्लेखनीय है। जो छोटे अखबार निकला करते थे वो पर्चे के रूप में निकला करते थे। तो इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 1871 के आसपास अल्मोड़ा अखबार जी हमारे कुमायूं से निकला, उत्तराखंड के कुमाऊं से निकलता है। और 1800 बुद्धि प्रसाद, अगर मुझे याद है तो बुद्धि प्रसाद पंत जी उसको निकाला करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसे वाले आदमी नहीं थे, उनका मिशन था, और वो अखबार कई बार प्रतिबंधित भी हुआ। तो स्पष्ट है कि वो सत्ता का विरोध करते होंगे, अंग्रेजों का विरोध करते होंगे। तो उस तरह के अखबार कुमायूं से छोटे छोटे निकला करते थे, लेकिन उल्लेखनीय अखबार सिर्फ उस समय के लिए वही था। कमोबेश सारे अखबारों के साथ स्थिति यही थी। जो ब्रिटिश हुकूमत की मुखालफत उसमें होती थी, और उसके सापेक्ष चीजें ये होती थी कि आमतौर पर प्रतिबंधित होता था, बंद हो जाते थे, और गोपनीय तौर पर अखबारों की बिक्री या बंटवारा या बांटना होता था। एक तरीके से नहीं होता था जी, बिक्री जैसे बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन वो अखबार लोगों तक पहुंचते थे और एक कसक भी होती थी कि हम चीजों को समझ सकें जी। मैं आपको रुपेश जी ये कहना चाहता हूं कि आज के संदर्भ में हम देखेंगे तो बटन दबाने से तो सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन उस समय तो लोगों को कसक होती थी जी कि हमें ये समझना है, हमें ये देखना है और कहाँ चल रहा है। और माध्यम उनके पास कोई और माध्यम कोई था नहीं। मान लीजिए कोई देशभक्त आदमी है और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी गृहस्थी चला रहा है जी, तो वो उस अखबार को जरूर पढ़ना चाहता था। हो सकता है अपना कोई योगदान भी देता हो उस तरह से जी। तो ये सेटअप अलग तरह का था। मतलब एक सामुदायिक सहयोग के बलबूते ही अखबार पत्रिकाएं निकलते थे। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने अनसुनी आवाज के इस फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो तत्काल कीजिए। आप इस रिपोर्ट को साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम अतिरिक्त कंटेंट लेकर आते हैं, और फेसबुक पर जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं देश दुनिया के, उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। मराठा और केसरी दोनों अखबार एक बार बंद होने की स्थिति में आ गए जी, और केसरी तो बिल्कुल बंद हो ही गया था। उस समय लोग सामने आए, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करने के बाद उसकी प्रेस को बचाया, और कुछ समय बाद वो फिर से अखबार शुरू हुआ, और आज भी बाल गंगाधर तिलक जी के वंशज उन अखबारों को चलाते हैं। मराठा अंग्रेजी में निकला करता था और केसरी मराठी में निकला करता था जी। जो संप्रेषण की स्थितियां थी, जो जैसी भाषा में आप लोगों के सामने रखोगे, जिस स्थान पर रखोगे, तो वो वही वाली चीज चलेगी। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो दौर पूरा शुरू होता है, उस दौरान भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम होता है। आज का साहित्य कहीं खामोश रहता है, बोल नहीं पाता है। तब का साहित्य लड़ने के लिए, यानी कि अपने अधिकार के लिए मजबूती से निकल के आ जाता। ठीक है, बिल्कुल जी। देखिए प्रेमचंद नाम कहाँ से आया जी? उनका नाम तो धनपत राय था जी, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे, और वो अंग्रेजों के छोटे से अफसर थे जी, तो उनको अपने नाम का उपयोग नहीं करना था, तो उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख करके उन सब बातों को रखा। अगर मैं तागरा जी से पूछूं कि आज़ादी के जो महत्वपूर्ण संघर्षशील व्यक्तित्व थे, उनमें से कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनको आपने दोनों ही स्थितियों में, मतलब उन्होंने कलम को भी बराबर थामे रखा और आंदोलन की बराबर जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि जो शहादत की पराकाष्ठा है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने पार किया और एक आदर्श स्थापित किया? गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप का संपादक थे जी, और कानपुर से निकलता था। कानपुर से वो अखबार निकला करता था, क्योंकि उनके मन में कसक थी और वो मिशन लेकर चलते थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान था। उनके प्रताप में भगत सिंह जी भी जुड़े हुए थे। मैं तागरा जी आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच प्रेरणांशु के कार्यकारी संपादक पलाश विश्वास जी आए हैं और वो इस लाइव एपिसोड में जुड़ रहे हैं जी, जारी रखिए। हाँ, तो भगत सिंह जी जो थे वो प्रताप अखबार में काम करते थे जी, और काम ही नहीं करते थे, उनकी कंपोजिंग भी करते थे जी, और छिप करके उनके साथ रहते थे। किस तरीके से 1857 से लेकर 1947 के इस पूरे दौर को आप देखते हैं संक्षिप्त में? आज़ादी के दौर में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए
कि शुरू से ही जो पत्रकारिता मशाल बनी हुई थी आज़ादी की लड़ाई में, जैसे एक ग्रामीण वार्ता निकालते थे कांगाल हरिनाथ पूर्वी बंगाल के खुलना ज़िले से, तो इस अखबार ने पूरे नील विद्रोह के बारे में आप लोग जानते हैं, पापना विद्रोह, राजशाही विद्रोह, किसान विद्रोह को पूरा संगठित कांगाल हरिनाथ ने किया। कांगाल हरिनाथ ने 10,000 गीत लिखे और रविंद्रनाथ के बराबर वो लोकप्रिय हैं पूर्वी बंगाल में, और सत्यजीत राय की फिल्म पत्थर पांचाली में उनका गीत भी शामिल है। 1857 से पहले एक उर्दू अखबार निकला करता था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति बनी उसमें पत्रकारिता की बड़ी भूमिका थी। उसमें उर्दू अखबार के जो संपादक थे, कोई मौलाना साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको तोप से बांध के उड़ा दिया गया। उसके बाद एक अखबार और निकला, पैगाम। आप मेरे ख्याल मौलाना अब्दुल की बात कर रहे हैं। हाँ, मौलाना अब्दुल की बात कर रहा हूँ। उनको तोप से उड़ाकर और इंदौर से वो अखबार निकलता था, मालवा शायद उस अखबार का नाम था। नहीं, उर्दू अखबार अलग था, मालवा समाचार अलग था। और पयामे आज़ादी, पयामे आज़ादी उसके बाद निकली। उनको तोप से उड़ाने के बाद रुके नहीं पत्रकार, उसके बाद पयामे आज़ादी निकली, जिसने 1857 की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई। जी पलाश जी, मैं ये और जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि 18वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1857 से पहले कौन से और बड़े अखबार या कौन से बड़े साहित्यकार पत्रकार रहे जिनको हमें याद करना जरूरी है? जैसे बंकिम चंद्र का आनंद मठ है, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ बंकिम चंद्र के आनंद मठ से हुआ। हालांकि उस उपन्यास के अंत में उन्होंने लिखा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी, उस जमाने में मजिस्ट्रेट थे, उनको लिखना पड़ा कि ईश्वर की इच्छा है कि कंपनी का राज रहे। लेकिन वंदे मातरम जो गीत है, ये आज़ादी के आंदोलन में, खासकर स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा आंदोलन रहा, उसमें राष्ट्रीयता पूरी भरी गई। इसके अलावा एक बड़ी घटना और हुई 1919 में, जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ 13 अप्रैल को। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। मैं तागरा जी से जानना चाह रहा हूँ कि साहित्य का जो उदय है वो आंदोलन से बहुत बेहतर तरीके से होता है, और साहित्य से निकला हुआ, आंदोलन से निकला हुआ साहित्य वो चमकता भी है और उसकी महक, उसकी खुशबू बहुत अलग होती है। कोई चीज़ यूं ही नहीं पैदा हो जाती है जी, पहले भ्रूण में आती है। हाँ। और भ्रूण में आने के बाद वो आकार लेती है, और फिर वो अपने जितने भी अर्थ होते हैं उनको निकालती है, उनका असर होता है। तो निश्चित रूप से साहित्य ने बहुत बड़ा योगदान इसमें किया है। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने, जैसे मैंने प्रेमचंद जी का भी जिक्र किया, उससे पहले भारतेंदु, उन्हीं के समकक्ष भारतेंदु जी का जिक्र आता है जी। और भी जितने कवि हुए हैं वो हमेशा सत्ता विरोधी रहे, और वो सत्ता विरोध जो है कभी पकड़ में आया अंग्रेजों को और कभी नहीं भी आया, लेकिन उन लोगों ने उस तरह से काम किया कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सत्ता के विरोध में काम किया, और वो बहुत पॉपुलर थे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे जी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे महात्मा गांधी जी, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, इन सब लोगों ने अपने प्रकार से विरोध दर्ज किया। हमें पता है कि नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल जी ने निकाला, नवजीवन भी जवाहरलाल जी ने निकाला। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि बंगाल गजट के नाम से कोई अखबार निकला था, और कोई अंग्रेज अफसर थे शायद, राजा राम मोहन राय के बंगाल गजट 1816 में निकला था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय उर्दू, हिंदी और फारसी के भी विद्वान थे। इनके 3 संस्करण निकले, एक उर्दू संस्करण, एक बांग्ला संस्करण और हिंदी संस्करण। क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी उस वक्त, ये खास बात है भारतीय पत्रकारिता में, 1916 में हिंदी संस्करण निकल गया। हाँ, 1916 में। हम जो कह रहे थे कि उदंत मार्तंड से पहले माना जाता है, मार्तंड से पहले की बात है, क्योंकि उदंत मार्तंड को पहला माना जाता है। लेकिन वास्तव में 1916 में हिंदी अखबार निकला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लेखक थे, उनका भी बहुत बड़ा, जितने हमारे राष्ट्रीय नेता थे ये सारे लोग उस जमाने में, जैसे आज के नेता ज्यादातर अपढ़ या अनपढ़ हैं। लेखकों की बात करेंगे तो हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं झुटला सकते, उनकी भी बहुत चर्चित किताबें हुई और बहुत प्रभावशाली, विश्वविख्यात किताब है। तो ये अम्बेडकर तो
जैसे आर्थिक विषय है, अंबेडकर ने तो लिखा ही है। अंबेडकर तो भाषण भी लिखित भाषण देते थे। 1857 के बाद से 19वीं सदी तक का जो मामला है, वहाँ तक का जो 43 साल का दौर रहता है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना भी है, एक जो अंग्रेज अफसर हैं, जो पत्रकार भी हैं, उनका मुझे नाम जिक्र नहीं, और जिनको देश निकाला कर दिया गया, खुद ब्रिटिश सरकार ने अपने ही व्यक्ति को देश निकाला कर दिया गया। उसने यहाँ से अखबार निकाला था, अंग्रेजी का पहला अखबार हिंदुस्तान का था, कलकत्ता से निकला था। मुझे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े विद्वान आदमी थे, नाम अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका भी तमाम जो हमारे समाज सुधारक है बंगाल में, उनका विद्यासागर के साथ और नवजागरण के लोगों के साथ उनका बहुत बड़ा संबंध था। मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने उस अंग्रेज पत्रकार को हिंदुस्तान से जो है देश निकाला कर दिया गया था। बंगाल गजट निकालते थे। तो इन सारे लोगों ने माना कि पूरे देश में जनता को एकताबद्ध करने के लिए हिंदी एक संपर्क भाषा है, हिंदी के माध्यम में लिखा, और बाकी देश की जनता ने स्वीकार भी किया। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि लघु पत्रिकाओं की भी बड़ी भूमिका थी। दर्जनों पत्रिकाएं निकल रही थी, और खास बात यह है कि देश के हर हिस्से से या तो लघु पत्रिका निकलती थी या फिर आपका अखबार निकालते थे। ये जो जोखिम उठाते थे दमन का, सत्ता के विरोध का और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का, ये जोखिम उठाने के लिए आज कितने पत्रकार तैयार है? बुनियादी सवाल ही है। चीज़ों में परिवर्तन तो आए ही हैं, और पलाश जी ने आज ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पत्रकार आज कहाँ खड़े हैं जी। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए। इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और उस समय मैंने कहा कि मिशन के अखबार हुआ करते थे, अंदर से कहीं कोई आग जलती थी, उस आग को पूरा करने के लिए लोग लगे रहते थे, उसमें लाभ हानि कहीं नहीं होता था। आज कॉरपोरेट आ गया है। रुपेश जी, आप ये समझिए कि जो पत्रकार हैं वो भी बहुत परेशान हैं। जाहिर है जी। जो मालिक चाहता है, जिस तरह से मालिक चाहता है, उस तरह से आपको लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ पढ़ा जाता है, लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। और पत्रकारों के अंदर भी बहुत मुश्किलें हैं। ये सब होने के बावजूद भी जब कभी कहा जाता है कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अपनी सीमाएं लाग रहे हैं, लाभ के चक्कर में पड़ गए हैं या चोरी चकारी करने लग गए हैं, तो उस विषय पर पत्रकारों ने कभी भी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया। हम पत्रकार हैं, ये हेकड़ी जो है ये बहुत खतरनाक हेकड़ी है। छोटी छोटी जगहों पर भी मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज पत्रकारों की स्थिति यह है कि थाने में अगर दरोगा ने आपको चाय पिला दी और पटवारी ने, तहसीलदार ने आपको थोड़ा सा भी जो है वो प्रमोट कर दिया या अपने बगल में बैठा लिया, तो आप अफलातून होने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप पत्रकारिता किसके पक्ष की बात करेंगे, पक्ष की ना भी बात करें, जो सापेक्ष बात करेंगे उससे आप इतर हो जाते हैं और आप पक्ष चुनना शुरू कर देते हैं। जी, जोड़ना चाहूँगा जी। अब यह है कि पत्रकारिता में ये होता है, सिर्फ लेख और लिखने से मतलब नहीं है। जो अखबार में संपादकीय के लोग होते हैं, संपादक के लोग होते हैं, हर खबर के साथ स्टैंड लेना पड़ता है। पहले ऐसा होता था, हर खबर के साथ स्टैंड लेता था। आज स्टैंड लेने की स्थिति नहीं है, बदल है। ये फर्क पड़ा है। एक सवाल ये आता है कि पूरी जो 47 की आज़ादी हुई और आज़ादी के दौरान जो पूरा मूवमेंट बना, एक त्रासदी आई, विभाजन हुआ और लाखों लोग मारे गए, उस दौरान पत्रकारिता की स्थिति क्या थी, उस दौरान साहित्यकारों की स्थिति क्या थी और वो क्या कुछ महसूस कर रहे थे? कुछ एक दो चार उदाहरणों से आप दोनों लोग अपनी बात को साझा करें। पंजाब में तो पंजाबी साहित्य में तो लिखा गया, पंजाबी साहित्य में आप बीती आई, काफ़ी ज़्यादा आप बीती है, पंजाबी में लिखा गया, सारे लोगों ने लिखा। पंजाब में हिंदी साहित्य में कम लिखा गया, बांग्ला में आप बीती नहीं आई। उपन्यास तो आए, सुनील गंगोपाध्याय ने लिखा, फिर आपके प्रफुल्ल राय ने लिखा, अतीन बंदोपाध्याय ने लिखा। तो वो जमींदारी और जो सत्ता वर्ग का, लेकिन विभाजन के जो वास्तविक पीड़ित हैं, जैसे विभाजन के जो शिकार लोग हैं, उनकी कथा अभी तक नहीं आ पाई है। पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, बंगाली विस्थापित थे, उनका कोई लेखा जोखा नहीं आ पाया है। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में मैं कहना चाहूँगा कि जितना इस पर इतिहास लिखा जाना चाहिए था, जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, जितनी बड़ी ये विभीषिका थी,
उसका कहीं ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। आज़ादी के मैं खुले शब्दों में भी कह सकता हूँ कि आज़ादी के जश्न में शायद वो सब चीज़ें कहीं दबकर रह गई हों, लेकिन फिर भी यशपाल ने, करतार सिंह दुग्गल ने, नानक सिंह जी ने, अमृता प्रीतम ने, कृष्णा सोबती जी ने, कोई खुल्लर साहब का नाम भी मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ कुतुबुल हैदर ने, इन सब लोगों ने हाँ उन सब चीज़ों पर बहुत गहराई से, का तमस है, हाँ तमस का जिक्र करना तो पलाश की बहुत बड़ी बात है कि उसने चीज़ों की परतें खोल दी, जो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, वो बखिए उधेड़ दिए। और मैं किसी भी विचारधारा का हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तमस ने जो चीज़ भारतीय भाषा में नहीं लिखी गई है, लेकिन अच्छा उनको उसका सम्मान भी मिला, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये तय बात है कि उतना बड़ा इतिहास नहीं लिखा गया। आज़ादी के जो तमाम सारे मतवाले रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उनको पढ़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम पठन पाठन की संस्कृति से बहुत दूर हो रहे हैं, तो अपने पुरखों को पढ़ें, अपने इतिहास को जानें। और ये सवाल करने की ताकत, ये सवाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकार की नहीं है, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो पत्रकार के माध्यम से अपने सवाल करे, सिस्टम के माध्यम से भी अपने सवाल करे, तभी हम एक बेहतर भारत की ओर बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।